गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th का 5वां चैप्टर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ लें। डियर स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ही। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहता है। लेकिन बोर्ड से ज़्यादा यदि आप बायो से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में पहुंचते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम, BHU एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, कोई भी बायो स्ट्रीम से रिलेटेड जो आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें इस चैप्टर से कम 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU एग्रीकल्चर का हो, पैरामेडिकल का हो, एम्स का हो, एम्स BSc नर्सिंग का हो, सारे एग्ज़ाम में बाबू ये आवश्यक है। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर को जैसे कहा गया है, चैप्टर का ये 5वां चैप्टर है आपके बायोलॉजी क्लास 12th का, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति का इंग्लिश होता है इनहेरिटेंस और विविधता का वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल क्या हैं? तो सबसे पहले तो जानना है कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, तब न उसके हम लोग सिद्धांत को जानेंगे। और सब कुछ को समाहित करके सीधे एक नए टॉपिक का नाम दिया जाता है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। सब कुछ जेनेटिक्स के अंतर्गत शामिल है। जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले विलियम वैटसन नामक वैज्ञानिक किए थे। हालांकि उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वंशागति क्या है और विविधता क्या है, फिर उसके सिद्धांत पर हम लोग विचार करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है या आपने अगल बगल भी देखे होंगे कि एक जैसे आम का पौधा है, आम के पौधे के जो बीज हैं, उस बीज से आम का ही पौधा निकलता है ना बच्चों। ठीक उसी प्रकार एक एलिफेंट जो है, एलिफेंट बेबी को ही जन्म देती है, किसी अन्य जीव को नहीं। उसका जो लक्षण है, उसके जो कैरेक्टर हैं, अपने जनक से, पेरेंट से मिलते जुलते हैं। इस पेरेंट से लक्षण का मिलना जुलना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, ये जिस सिद्धांत पे वर्क करता है उसी को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अध्याय में हम लोग जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के स्थानांतरण एवं उनमें उत्पन्न होने वाली विविधता का अध्ययन करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि वंशानुगति, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। इनहेरिटेंस एक प्रक्रिया है, कुछ और नहीं है। वंशानुगति एक प्रक्रिया है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण, कैरेक्टर उनके संतान में स्थानांतरित होते हैं। संतान के लिए जो वर्ड्स प्रयोग हुए हैं वो ऑफस्प्रिंग या प्रोजीनी। इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, आगे इस चैप्टर में या आगे के पढ़ाई में आपका बहुत ज़्यादा इसका उपयोग आएगा। ऑफस्प्रिंग या प्रोजीनी शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे, हालांकि वो उतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ये किसको कहा जाता है? संतानों को। तो वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण, कैरेक्टर लक्षण माता पिता यानी पेरेंट्स से संतानों में
संतान का मतलब ऑफस्प्रिंग या प्रोजिनी में जाते हैं। क्लियर है बच्चों? ये एक प्रोसेस ही है। वह प्रोसेस के सिद्धांत को कैसे बताया गया, क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग अभी आगे जानेंगे। अब जान लेते हैं वंशागति तो देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं विविधता। तो जो माता पिता और उनके जो संतान हैं, ऑफस्प्रिंग या प्रोजिनी है, क्या बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत तो वेरिएशन पाया, थोड़ा बहुत उनके लक्षण में अंतर पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर में बदलाव आ जाता है। दो बहनें हों या दो भाई हों या भाई बहन हों, यानी कि सिबलिंग हो, तो उनके भी लक्षण में अंतर पाए जाते हैं, जिसके आधार पर उनकी पहचान होती है। तो जो ये लक्षणों में अंतर होता है उसी को कहते हैं विविधता। वही कहा गया है कि माता पिता तथा संतानों के लक्षण, कैरेक्टर में अंतर को वेरिएशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो वेरिएशन है और इनहेरिटेंस है, इसके बारे में बहुत पहले भी लोग जानते थे, बहुत पहले भी लोग जानते थे, लेकिन इसके सिद्धांतों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। कोई मान रहा था कि लैंगिक जनन के द्वारा हो रहा है, अलैंगिक जनन के द्वारा हो रहा है, लेकिन मुख्य कारण क्या है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तो 19वीं सदी के मध्य तक सबसे पहले जिसका ध्यान गया था वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स जो शब्द है वैटसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। ये जो शब्द है, ये शब्द दिए थे वैटसन। हालांकि इसको अभी लिखिएगा नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक्स शब्द जो है वो मेंडल नहीं दिए थे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन जेनेटिक्स जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले वैटसन नामक वैज्ञानिक किए थे। अब आपसे एक क्वेश्चन, हालांकि ग्रेगर जॉन मेंडल एक बहुत ही, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि बाद में मिला, इनके मृत्यु के पश्चात मिला था, लेकिन इनके बारे में आप देख लें, जान लें। देखिए, ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जो जन्म है वो एक किसान परिवार में हुआ था, और वो किसान देश सिलिसियन नामक स्थान था। मेंडल का जन्म सिलिसियन नामक स्थान पर हुआ था, एक गरीब किसान के यहाँ हुआ था। और मेंडल जो थे एक ब्रून, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर मठ पादरी थे। मठ पादरी का मतलब मठाधीश थे। वहाँ पर इन्होंने अपना जो स्टडी है, दर्शन शास्त्र, गणितज्ञ का भी, एक सांख्यिकी का भी अध्ययन किए थे, भौतिक शास्त्र का भी अध्ययन किए थे, और इनको बागवानी में काफ़ी रुचि था। तो मठ पादरी के दौरान, जब मठाधीश थे, मठ पादरी थे, तो इनके बागवानी में बहुत सारे मटर के वेराइटीज़ थे। बहुत सारे उनके मटर के पौधे की जो वेराइटीज़ थी, उन पर उन्होंने अपना जो स्टडी किए थे, जो अध्ययन किए थे, उस पर वो मटर के पौधे पर रिसर्च करना चालू किए। और वो रिसर्च लगातार 7 साल तक, 7 ईयर तक चलता रहा। और जब इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किए थे मेंडल ने, तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल पर टिप्पणी लिखें, तो ये सारे पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। ये तो ध्यान रहेगा, लेकिन इसका बोटानिकल नेम पूछा जाता है। इसका बोटानिकल नेम है पाइसम सैटिवम, जिसको हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किए थे? पाइसम सैटिवम या गार्डन पी पर। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किए थे,
7 साल तक उसका एक आंकड़ा तैयार किए थे, सांख्यिकी आंकड़े तैयार किए थे। सांख्यिकी आंकड़े आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, जैसे मृत्यु दर, जन्म दर इत्यादि का आंकड़ा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने अपना प्रयोग का आंकड़ा तैयार किया। और जब 1865 ईस्वी में 1865 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में जब प्रस्तुत किए तो इनके जो सिद्धांत थे इसको सीधा नकार दिया गया। इनके सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या था कि उस समय एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। उनके बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में आपको अगला चैप्टर, आपके 12th क्लास में ही एक चैप्टर है जैव विकास, इवोल्यूशन, उसमें चार्ल्स डार्विन और लैमार्क के सिद्धांत को पढ़ना है। तो उसी समय चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आया था और सारे वैज्ञानिकों का ध्यान उसी पर था। और इनके आंकड़े भी सांख्यिकी आंकड़े थे, जिस कारण किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया। इसलिए इनके सिद्धांतों को एक सिरे से नकार दिया गया। कोई इनको सिद्धांतों को मान्यता उस समय नहीं मिल पाया। आप लोग देख भी सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी आंकड़े तैयार किए और इसे 1865 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रस्तुत किए। परंतु उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों की तरफ था, जिस कारण उस समय मेंडल के सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिली। बाद में इनके मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के 16 साल बाद 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल्स कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और सेरमैक। कौन कौन से थे? कार्ल्स कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और सेरमैक। ये तीनों वैज्ञानिक ने जब इनके सिद्धांत को देखे और स्वयं रिसर्च करने लगे, स्वयं वंशागति इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करने लगे, तो उनका जो मेन रिजल्ट आ रहा था वो मेंडल के सिद्धांतों के जैसा ही था। तो उस समय ये 3 वैज्ञानिक, कार्ल्स कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और सेरमैक, ये तीनों ने मेंडल के सिद्धांत की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किए और उसी समय मेंडल के सिद्धांतों को मान्यता मिल गया। और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वो 3 वैज्ञानिक का अगला जो पॉइंट है हम लोग बच्चों अभी लिखेंगे, लेकिन आप इसे वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर लें और जस्ट इसके आगे का पॉइंट हम लोग मेंडल। बच्चों, जैसा कि अभी मैं बताया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 में ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एवं सेरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के निष्कर्षों को मेंडल के वंशागति नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में मान्यता दिलाई। सबसे पहले यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। आपका क्वेश्चन जो देगा वो इस प्रकार से होगा, आप लोग बना भी लीजिएगा अलग से, कि मेंडल के वंशागति नियम को मान्यता दिलाई। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और चार्ल्स डार्विन। जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन इसमें नहीं थे। चार्ल्स डार्विन के कारण तो इनको मान्यता नहीं मिल पाया था, वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान दे दिए थे। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन दे देगा कार्ल कोरेंस, सेरमैक और लैमार्क, ये भी नहीं होंगे। सी ऑप्शन दे देगा कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और सेरमैक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। डी दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब चूंकि हम लोग बोर्ड के लिए भी देख रहे हैं, तो बोर्ड में लघुतरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। तो लघुतरीय प्रश्न के रूप में आ सकता है कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किए।
तो मटर के पौधे के चुनाव के तो कई कारण हैं। सबसे पहले कि जिस मठ के ये पादरी थे वहाँ पर मटर के ही पौधे अधिकांश थे। मटर के पौधे की कई प्रजातियां थी, कई वेराइटीज था, जो इनके प्रयोग और ये बागवानी में इनका इंटरेस्ट था। इसके पहले भी एक वैज्ञानिक गॉस नामक वैज्ञानिक थे, वो मटर पे अपना प्रयोग कर चुके थे। तो ये सभी मटर के पौधे के चुनने के कारण बने थे। लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ कि मेंडल ने अपने मठ में मटर की कई प्रजातियाँ देखे थे। पहला कारण हो गया, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है। जीवन काल छोटा होने का मतलब है कि इनकी चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना था कि इस पीढ़ी में कौन से लक्षण है, अगली पीढ़ी में कौन सा लक्षण है, और जीवन काल छोटा होता है तो अगली पीढ़ी हम लोग जल्दी से तैयार कर सकते हैं। मटर के पौधे का जीवन अवधि 2 से 3 महीने में यह तैयार हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि धान और गेहूं के जो खेती होती है उसके बीच में दलहन की खेती कर दी जाती है, मटर का पौधा तैयार हो जाता है। तो काफ़ी कम समय में तैयार भी हो जाता है। इसका देख रेख भी करना उतना बहुत आसानी से इसको उगाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, इसको हर वर्ष उगाया जा सकता है और 2 से 3 महीना में ये तैयार भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक पौधे में बड़ी संख्या में बीजों की प्राप्ति होती है। आप देखे होंगे कि मटर का एक पौधा जो निकला है उसमें से कई पॉड निकलते हैं। पॉड मतलब जो मटर की छिमी कही जाती है, उसको हम छीलते हैं तो उसमें कई सारे मटर के दाने निकलते हैं, वो मटर का बीज है। तो वो बहुत संख्या में प्राप्त होता है, इसलिए हम एक मटर के पौधे से अगला जो पीढ़ी बनेगा या उनके जो प्रोजीनी बना, संतान बना, उसमें हम लोग लक्षण को देख सकते हैं। तो प्रत्येक पौधे में बड़ी संख्या में बीजों की प्राप्ति होती है। तीसरा, इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। जब एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होता है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। जब एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होता है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल होगा तो आसानी से स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन मटर का पौधा ऐसा होता है कि इसमें आसानी से स्वपरागण भी हो जाता है और परपरागण भी कराया जा सकता है। आप लोग जो दूसरा चैप्टर था कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन, उसमें हम लोग स्वपरागण, परपरागण इत्यादि सब कुछ पढ़े हुए थे। आप लोग थोड़ा सा पिछला चैप्टर देख सकते हैं। नर जननांग को एंड्रूसियम कहते हैं, मादा जननांग को गाइनोसियम कहते हैं। एंड्रूसियम की इकाई स्टामेन था, गाइनोसियम की इकाई कार्पेल या पिस्टिल था। तो जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर हो तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। इनमें स्वपरागण के साथ साथ परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, आपका ये लघुतरीय प्रश्न के लिए है। अगला एक लघुतरीय प्रश्न और आ जाता है कि मेंडल के सफलता के कारण क्या हैं। जैसे आ जाएगा कि मेंडल पर टिप्पणी लिखें और मेंडल के सफलता का कारण क्या है। तो सबसे मुख्य कारण था बच्चों कि मेंडल ने अलग अलग 7 लक्षण का चुनाव किए थे। मटर के पौधे के 7 लक्षण का चुनाव किए थे। हम लोग देखेंगे कि वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं। संयोग कहा जाए, संयोग बस ऐसा था कि वो 7 लक्षण मटर के जो क्रोमोसोम हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित थे। यानी कि जो मेंडल ने 7 लक्षण का चुनाव किए थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित थे, अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। कहीं
एक भी लक्षण एक ही गुणसूत्र पर जब 2 या 2 से अधिक कोई लक्षण हो जाता तो ये उलझ सकते थे, इनका अपने निष्कर्ष से भटकाव हो सकता था। इसलिए एक संयोग कहा जाए कि संयोग बस उनके द्वारा चयनित गुण अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित थे, ये मुख्य कारण था। इसके अलावा भी था कि मेंडल ने एक प्रयोग में केवल एक ही गुणों की वंशागति का अध्ययन किए, जिसे एक संकर क्रॉस कहा गया। इसके बाद भी संकर क्रॉस का अध्ययन किए। मेंडल बहुत ही धैर्यवान थे, धैर्य था उनके पास, पेशेंस था। हम लोग आज एक प्रैक्टिकल करने चलते हैं और पता चलता है कि एक बार में रिजल्ट नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 1 घंटे से ज़्यादा उसी में लगे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, घबरा जाते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मेंडल के पास कितना पेशेंस होगा कि वो मटर के पौधे पर पीढ़ी दर पीढ़ी 7 साल तक अपना प्रयोग करते रह गए थे। अगर वो पेशेंस उनके पास नहीं होता तो क्या ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बन पाते? नहीं बन पाते। इसलिए बच्चों, सफलता का सबसे मुख्य जो फैक्टर है वो है पेशेंस। धैर्य रखना चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही। अक्सर हम लोग सफलता के एकदम करीब पहुंचकर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस, जो कि आपके मेंडल साहब के पास आप सोच सकते हैं कि कितना धैर्य था उनके पास। और उन्होंने अपने सुलझे तरीके से अपना अध्ययन किए, घबराए बिल्कुल नहीं कि इतना लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, सारे के सारे एक ही साथ ले लें। सोच सकते हैं कि जब एक ही साथ सारे लक्षण ले लेते तो ये निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता, वो बीच में ही उलझ जाते। उन्होंने एक एक लक्षण का बारी बारी से अध्ययन किए और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से वो अपना पूरा निष्कर्ष निकाल लिए और आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपके 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से मैं बताया कि ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके पिछले जो था वो भी, उसमें भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने जो 7 लक्षण लिए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कौन कौन से 7 लक्षण हैं। बच्चों, जो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षण, मटर के जो पौधे के 7 लक्षण जो लिए थे वो कुछ इस प्रकार से थे। ये आपको 7 लक्षण ध्यान भी रखना है और आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। जैसे पहला लक्षण लिए थे तने की लंबाई। पौधे की जो तने की लंबाई होती है 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो उसकी तना अधिक लंबा हो या तो बौना हो। पौधे, मटर के पौधे में जो पहला लक्षण वो लिए थे वो तने की लंबाई का लिए थे और दोनों विपरीत लक्षण थे, या तो लंबा या तो बौना, बीच में कोई अन्य नहीं। तो इसमें जो लंबा पौधा था वो डोमिनेंट था, प्रभावी था, और बौना जो पौधा था अप्रभावी था। प्रभावी और अप्रभावी हम लोग मेंडल के प्रयोग में हम लोग जानेंगे कि जब शुद्ध लंबे पौधे को और शुद्ध बौने पौधे को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। यानी पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। इस प्रकार से इसको समझें कि मेंडल ने जब एक मेल और फीमेल, पौधे के मेल और फीमेल में देखा जाए तो एक लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए। जब इन्होंने क्रॉस कराए तो इनका जो मानसिकता था, एक आम एक जैसे मानसिकता हो सकती है, क्या हो सकती है कि अब जो नया पौधा बनेगा वो चूँकि लंबे और बौने के बीच कराए हैं, तो अब जो नया पौधा बनेगा न तो वो अधिक लंबा होगा और न ही अधिक बौना होगा, यानी कि दोनों के बीच में होगा। लेकिन इन्होंने पहली पीढ़ी में जो मटर के पौधे उत्पन्न हुए, उन्होंने देखा कि जो भी पौधा बना वो सारे लंबे पौधे थे,
बौने पौधे थे ही नहीं। बच्चों हम लोग इसका पूरा विस्तृत इस पर बात करेंगे, पूरा विस्तृत आगे का कैरेक्टर भी देखेंगे, किस प्रकार क्रॉस होता है और क्रॉस कराने पर कैसे लंबे पौधे उत्पन्न हुए, कैसे बौने पौधे उत्पन्न हुए, उसका मुख्य प्रिंसिपल क्या निकल के आ रहा है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन इतना जानिए कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रभावी, और जो छुप जाता है उसे अप्रभावी। तो तने की लंबाई के लिए उन्होंने पहला जो लक्षण लिया वो तने की लंबाई, डोमिनेंट जो प्रभावी लक्षण था वो था लंबा और अप्रभावी था बौना। दूसरा जो लिए फूल का रंग। मटर के पौधे में फूल जो आप लोग देखे होंगे, दो प्रकार के फूल देखे होंगे, एक बैगनी और एक सफ़ेद। तो जो फूल का रंग बैगनी होता है वो प्रभावी होता है और सफ़ेद जो होता है अप्रभावी। यानी F1 पीढ़ी में केवल बैगनी कलर के, जो पहली पीढ़ी होता है उसमें बैगनी कलर के पुष्प दिखाई देंगे, सफ़ेद पुष्प नहीं। फूल की स्थिति, फूल कहाँ पर, साइड में लगा हुआ है कि एकदम ऊपर लगा हुआ है, उसके अक्ष पे लगा है कि टर्मिनल पे लगा हुआ है, उसको हम देखेंगे। तीसरा कैरेक्टर लिए थे फूल की स्थिति, अक्षीय और शीर्षस्थ। जो अक्षीय था, एक्सियल जो था वो डोमिनेंट था, एक्सियल जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और शीर्षस्थ जो है वो अप्रभावी है, रिसेसिव है। यानी कि F1 पीढ़ी में एक्सियल प्रकार के जो पुष्प होंगे वो होंगे, शीर्षस्थ नहीं होंगे, टर्मिनल नहीं होंगे। चौथा था फली का आकार, फली पॉड को कहा जाता है, जैसे मटर की छेमी जो होती है उसको कहा जाता है फली, फली का आकार। तो फली का आकार दो प्रकार के हो सकता है, एक फूला हुआ और दूसरा सिकुड़ा हुआ। जैसे जो आप सीजन में पहली बार जो छेमी आता है उसके जो ऊपर का जो कवर होता है वो मोटा होता है, आप देखे होंगे कि एकदम ऊपर से एकदम फूला रहेगा, पता चला कि उसमें मटर के दाने दो ही निकले, थोड़ा सा मीठा स्वाद में लगता है, वो होता है फूला हुआ, इन्फ्लेटेड। और जो बाद में देसी छेमी आते हैं उस पर जितने मटर के बीज होते हैं उतने निशान बन जाते हैं, तो वो होता है सिकुड़ा हुआ, कंस्ट्रिक्टेड। तो जो देसी छेमी है वो है सिकुड़ा हुआ यानी अप्रभावी, और जो फूला हुआ है फली का आकार वो प्रभावी है। पांचवा है फली का रंग। फली का रंग जो पॉड जो अभी मैं बताया छेमी, उसका रंग भी दो प्रकार के आप लोग देखे होंगे, एक हरा एक पीला। तो हरा जो है वो प्रभावी है, अब पीला जो है अप्रभावी है। सातवां और लास्ट है बीज का रंग। बीज भी दो प्रकार के होते हैं, आप एक बीज देखे होंगे पीला और दूसरा हरा, हरा मटर और पीला मटर जो सफ़ेद टाइप में थोड़ा सा दिखाई देता है। तो जो बीज का रंग है पीला वो प्रभावी है और जो हरा है अप्रभावी है। तो बच्चों ये मेंडल के द्वारा चुने गए ये 7 लक्षण हैं, ये सातों में कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है इसको आप केयरफुली तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर उन्होंने एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इत्यादि सब कुछ निकाले थे। आज आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए ये 7 लक्षण तक। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जीन क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी क्या है, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या होते हैं, सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेंडल के एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जानेंगे।